जो जो मुद्दे बनाए गए अब वो जमीन पर कितने प्रभावी दिख रहे हैं और उनके मायने क्या है और क्या जो अंदाजा लगाया जा रहा है, आकलन किया जा रहा है, वो कितना फिट बैठेगा। इस नारे के लिए सबसे ज्यादा फर्टाइल लैंड अगर कहीं है तो महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में ही कहा गया था हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे को। अगर कांग्रेस जो है वो शिवसेना को इतना मानती है तो एक बार बाला साहब ठाकरे की प्रशंसा कर दे। ये नैरेटिव तो आपके ध्यान में नहीं आया? क्या कांग्रेस या नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी कह सकती है कि बाला साहब ठाकरे महान पुरुष थे और उनके महाराष्ट्र की राजनीति में असर पड़ गया है? ये है संभव? योगी आदित्यनाथ और कुछ नेताओं ने इसको एक शब्द दे दिया, लेकिन ये जहन में वोटर के ये शब्द, ये स्लोगन आ चुका था। 5 बार डेप्यूटी सीएम तो रह ही चुके हैं वो। अगर इंडिया अलायंस उनको सीएम की पोस्ट ऑफर कर देती है तो क्या पता वो स्विच कर जाए। मराठवाड़ा की राजनीति जितने जाति में बढ़ चुकी है, सिर्फ इस एक नारे से जो ओबीसी और जो मराठाओं में जितना दरार आ गई है, फिलहाल मुझे नहीं लगता कि इस नारे से वो एक साथ आकर वोटिंग करेंगे। महाराष्ट्र जरूर इस नारे का, वोट बैंक को जोड़ने की इस कवायद का, इस जुगत का सबसे बड़ा परीक्षण केंद्र बनने वाला है। और अगर ऐसा हो गया तो केवल ये नारा नहीं, इसी तरह के और प्रयोगों के माध्यम से भाजपा अपने इस जातियों में बटे हुए वोट बैंक को एकत्र रखने की सारी कोशिशें करती रहेगी। नमस्कार, अमर उजाला.com पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा शो खबरों के खिलाड़ी। और देखिए, खबरों के खिलाड़ी में हम हर हफ्ते उन मुद्दों को उठाते हैं जो जनता से जुड़े हुए हैं सीधे तौर पर, और जिनके बारे में जनता ज्यादा से ज्यादा जानना चाहती है कि आखिर चल क्या रहा है। लेकिन देखिए, सबसे बड़ा सवाल इस वक्त ये है कि महाराष्ट्र, झारखंड, 2 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, कई और राज्यों में उपचुनाव हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भी उपचुनाव है 9 सीटों पर। लेकिन महाराष्ट्र में इस वक्त एक बयान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो गूंज रहा था, अब उस पर महायुति के अंदर यानी बीजेपी और उसके सहयोगियों के अंदर ही एक अलग खींचतान दिखाई दे रही है। क्या पार्टी अलग अलग हिस्सों में बट गई है? खुद बीजेपी और बीजेपी के तमाम सहयोगी बटोगे तो कटोगे के बयान को लेकर सबसे बड़ा सवाल यह है। दूसरा, इसके अलावा जो अलग अलग मुद्दे महाराष्ट्र चुनाव के हैं, क्योंकि जिस वक्त हम आपसे बात कर रहे हैं अब बहुत वक्त है नहीं, 48 से 72 घंटों के बाद वहां पर मतदान होगा और लोग जब वोट डाल रहे होंगे तो क्या इन मुद्दों का असर होगा? और उसके अलावा पूरे चुनाव के दौरान चाहे महाविकास अघाड़ी हो चाहे महायुति हो, जो जो मुद्दे बनाए गए अब वो जमीन पर कितने प्रभावी दिख रहे हैं और उनके मायने क्या है और क्या जो अंदाजा लगाया जा रहा है, आकलन किया जा रहा है, वो कितना फिट बैठेगा, ये जानना समझना बहुत जरूरी हो जाता है। और इसीलिए खबरों के खिलाड़ी में हमारे साथ तमाम वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं और उन सब से चर्चा करेंगे, जानेंगे कि आखिर महाराष्ट्र में चल क्या रहा है और ये जो बंटवारा दिख रहा है इसका असर जमीन पर, ग्राउंड पर, मतदान के दौरान क्या हो सकता है। समीर चौगावकर जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ अमर उजाला डिजिटल के संपादक जयदीप कार्णिक जी मौजूद हैं। अवधेश कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं। अनुराग वर्मा जी मौजूद हैं। रामकृपाल सिंह जी मौजूद हैं। पूर्णिमा त्रिपाठी जी मौजूद हैं। और सबसे अहम यही समझना है कि आखिर महाराष्ट्र में इस वक्त हो क्या रहा है। पूर्णिमा जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूँगा। सबसे बड़ा ज़रूरी है इस वक्त ये समझना कि महाराष्ट्र में खास करके ये जो नारा दिया गया बटोगे तो कटोगे, इसी से मैं शुरुआत कर रहा हूँ, क्योंकि बार बार बात ये हो रही थी कि हरियाणा में चल गया, उत्तर प्रदेश उपचुनाव में चल जाएगा, अंदाजा ऐसा लगाया जा रहा था। लेकिन महाराष्ट्र में अब खुद महायुति के अंदर इसको लेकर कई हिस्से दिखाई दे रहे हैं, बयानबाजी हो रही है, समझाइश हो रही है, सब कुछ हो रहा है। ये जमीन पर उतना कारगर हो नहीं पा रहा है, या वजह क्या है, या कोई रणनीति है? देखिए आदर्श जी, जब बटोगे या तो कटोगे वाला नारा योगी जी की तरफ से सबसे पहली बार आया था, तो जिस तरह से उस पर प्रतिक्रिया आई थी, हमें बिल्कुल यही लग रहा था कि ये नारा अब डोमिनेट करने वाला है। थ्रू आउट द कैंपेनिंग लग रहा था कि ये मुद्दा बनेगा और मुद्दा बना भी। और सबसे ज़्यादा उसमें जो खास बात ये रही कि उसको लेकर के विपक्ष ने तो जो अपनी बहुत ही अग्रेसिव प्रतिक्रिया जताई, महायुति के अंदर से भी जो आवाजें उठी, और वो जो नॉन बीजेपी पार्टी थी सिर्फ उनसे नहीं, जो बीजेपी के अपने भी लीडर थे, कई लोगों की तरफ से बयान आए कि ये नारा यूपी में चलता होगा, महाराष्ट्र में हम ये नहीं रेलिवेंट है, नहीं लागू होता है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में हम देखें तो एक तरह से जो बीजेपी की स्ट्रैटेजी की फॉल्ट लाइंस थी वो इससे उजागर हो गई हैं। जो महायुति में दूसरे जो उनके संगी साथी हैं, जैसे अजित पवार हो गए, या अपने उनके लीडर पंकजा मुंडे को मैंने सुना, तो जो एक आपसी मतभेद है वो सामने आ गया। उन लोगों ने, सबने कहा कि ये नारा हमारे यहाँ नहीं चलेगा, क्योंकि महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स का डायनामिक्स यूपी या बिहार की पॉलिटिक्स से थोड़ा अलग है, और वहाँ पे जो नारे यूपी बिहार में सक्सेसफुल होते हैं वो महाराष्ट्र में नहीं चलते हैं। जितना मतलब डिवाइडेड कास्ट लाइंस पे यूपी बिहार है, और कटोगे तो बटोगे का
वो जो काट थी योगी जी ने, शायद वो कास्ट फैक्टर जो इनकी तरफ से, ऑपोजिशन की तरफ से आ रहा था, उसको काटने के लिए वो नारा दिया होगा कि अगर जातियों में बंटोगे तो कटोगे, क्योंकि जातियों में बंटने का खामियाजा यूपी में बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में भुगता है। तो शायद उसको ध्यान में रख के योगी जी ने दिया होगा। लेकिन वहाँ पे जो महाराष्ट्र की ग्राउंड रियलिटी है वो अलग है। वो कास्ट लाइंस पे इतनी उसमें नहीं डिवाइडेड है जितना कि यूपी और बिहार है। तो वहाँ पे ये नारा बैकफायर कर गया, काउंटर प्रोडक्टिव हो गया, जो अभी लग रहा है। हालांकि जल्दी है, अभी वोट पड़ जाए तो फिर हम देखेंगे, काउंटिंग जिस दिन होगी पता चल जाएगा। लेकिन अंदर की जो डिफरेंसेस हैं वो इस नारे के थ्रू बाहर आ गई हैं। और अजित पवार ने तो काफ़ी एकदम साफ शब्दों में जिस तरह से कह दिया है, तो अब तो उसमें ये भी कयास रखने लगे हैं कि सरकार बनने के वक्त क्या पता वो इधर रहें या उधर रहें। अगर दूसरी तरफ से उन्हें कोई अच्छी पोजीशन ऑफर होती है, भाई 5 बार डेप्यूटी सीएम तो रह ही चुके हैं वो, अगर इंडिया अलायंस उनको सीएम की पोस्ट ऑफर कर देती है तो क्या पता वो स्विच कर जाएं, पाला बदलने करने में उनको देर नहीं लगती है, ये हमने पहले भी देखा है। दूसरा जो शिंदे ग्रुप है उसकी तरफ से भी थोड़ी जो आपस में शिंदे ग्रुप के शिवसेना और उद्धव ग्रुप की शिवसेना जो है, कई कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो कि बिल्कुल सेम विचारधारा है, सेम परिवार के भी हैं, एक दूसरे के सामने खड़े हैं। तो जो ले दे के बटोगे कटोगे का जो नारा है वो हर पार्टी को कहीं ना कहीं डैमेज करता हुआ दिखाई दे रहा है। और उसमें फ़ायदा कितना होगा नहीं पता, बीजेपी को फ़ायदा लगता होगा कहीं से हो रहा है, लेकिन अभी फ़िलहाल नहीं लग रहा है। और डोमिनेटिंग फैक्टर तो यही रहा कि जो सवाल उठाए सबने, अपोजिशन पार्टीज़ ने। ठीक है, ये देखिए बड़ा अहम है। लेकिन रामकृपाल सर, बड़ा अहम है इस बात को समझना, क्योंकि बटोगे तो कटोगे की चर्चा जैसे ही महाराष्ट्र चुनाव को लेकर हलचल शुरू हुई उसके बाद से ये चर्चा शुरू हो गई थी। और इसमें बड़ा अहम हो गया था इस बात को समझना, क्योंकि जब पोस्टर लगे तो बीजेपी ने पहले किनारा किया कि भाई हमसे हमारा कोई लेना देना नहीं। लेकिन योगी आदित्यनाथ जब चुनावी सभा करते हैं तो वो समझाते हैं, बताते हैं कि इसके मायने क्या है। अब देवेंद्र फडणवीस वो मायने समझा रहे हैं, नितिन गडकरी भी उससे दूरी नहीं बना रहे हैं। लेकिन अजीत पवार, जिनको पहले ही कमजोर कड़ी के तौर पर देखा जा रहा था, वो बार बार इस पर सवाल उठा रहे हैं। पंकजा मुंडे खुद अब इस पर सवाल उठा रही है, कह रही है वो हमें सूट नहीं करता। ठीक है, योगी आदित्यनाथ बीजेपी के नेता हैं लेकिन सूट नहीं करता। ये जो पॉलिटिक्स है, केवल एक अपने अपने क्षेत्र के हिसाब से, वोट बैंक के हिसाब से इस तरह की बयानबाजी हो रही है, या वाकई ये बैकफायर कर रहा है, ये नारा कहीं भारी पड़ रहा है? देखिए, इस नारे पर आज भी हम चर्चा कर रहे हैं, जबकि वोट के लिए 4 ही दिन रह गए हैं और अगले शनिवार को काउंटिंग हो जाएगी। और जब से योगी ने ये नारा दिया था, ये चुनाव घोषणा पत्र, चुनाव की घोषणा होने से पहले योगी ने ये बात कही थी, याद कीजिएगा, बांग्लादेश के संदर्भ में, और उन्होंने कहा भी था ये बात। तो उसके बाद से ये नारा, तो वो उससे लोग असहमत हों या सहमत हों, लेकिन इस इलेक्शन का वो नैरेटिव तो बन चुका है, बन गया है। हम आप चर्चा कर रहे हैं तो बन गया है। और मुझे लगता है कि वो इतने गहरे तक गया है कि सिर्फ इसी इलेक्शन तक नहीं, अभी आगे तक चलेगा। जो समाज की पृष्ठभूमि है, अब एक अजित पवार और पंकजा मुंडे की आपने बात कही, तो मैं जैसा आप पिछली बार भी ये कहता रहा हूँ कि कुछ पुर्जे गलत जगह पे फिट हो गए हैं, तो जब अब गाड़ी चलने लगी है तो आवाज़ तो करेंगे ही, वो आवाज़ स्वाभाविक है। गलत पुर्जे पे अगर फिट हुए हैं, उस पर एक किसी की लाइन है जो अजित पवार के लिए, एक हादसा हुआ है मेरी जिंदगी के साथ, मैं किसी के साथ, मेरा दिल किसी के साथ। तो ये जो है, ऐसा दोनों जगह है, मैं किसी के साथ, मेरा दिल किसी के साथ, ये हादसा हुआ है और जनता भी जान गई है। अब देखिए, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, जो मतदाता है ना, वो बहुत सारे फैक्टर्स को लेकर के चलता है। 90% मतदाता बहुत पहले से डिसाइडेड होते हैं कि हमें क्या करना है, सारी स्थितियां देख करके, उसमें कुछ नहीं होता। 2-4% होते हैं जो फेंस सीटर होते हैं, इधर चले गए उधर चले गए। लेकिन अब उस नारे का जो असर होना था हो चुका है, उसके जो विरोध में रहे या जो भी रहे वो हो चुका है। तो मेरा अब पंकजा मुंडे जी की बात देख लीजिए, अगर विरोध करना था तो बहुत पहले कर देना चाहिए था। पूर्णिमा जी ने एक बात कही, हालांकि मैं महाराष्ट्र इस नारे के लिए सबसे ज़्यादा फर्टाइल लैंड अगर कहीं है तो महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में ही कहा गया था हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे थे। बाला साहब ठाकरे ने ही कहा था कि हमने लात मार के बाबरी मस्जिद गिरा दिया। उत्तर प्रदेश में किसी ने नहीं कहा था।
पाकिस्तान का मैच देखने आए, पिच खोदने वाली यही शिवसेना थी। तो अगर आप उठा के देखें, हिंदुत्व की अगर कोई एक बहुत अनडिस्प्यूटेड कोई रहा है तो वो बाला साहब ठाकरे रहे, और वहाँ से बहुत समय से चल रहा है। और जिस तरह से बाबरी विध्वंस के बाद पहला दंगा जो हुआ वो बम्बई में हुआ, याद कीजिएगा। तो महाराष्ट्र में तो ये जो बंटवारे का एक जो कहते हैं ना दरार थी, वो तो बहुत पहले से रही है और उससे ज़्यादा चौड़ी हो गई है। तो अगर इस नारे का काउंटर प्रोडक्टिव हो या प्रोडक्टिव हो, इसके लिए महाराष्ट्र की ज़मीन सबसे ज़्यादा उपयोगी है। और मैं भी देखूंगा शनिवार को क्या नतीजे होते हैं, लेकिन ये नारा चल गया है और इस नारे का असर है। रिजल्ट हम देखेंगे शनिवार को। बिल्कुल रिजल्ट का इंतजार रहेगा। और देखिए, आज जब हम ये चर्चा कर रहे हैं, अगले हफ्ते इसी दिन परिणाम अब तक आ चुके होंगे जब दर्शकों के सामने ये कार्यक्रम होगा। आपसे अवधेश सर बड़ा है मैं समझना, देखिए बटोगे तो कटोगे को लेकर पहले भी हम कई बार चर्चा कर चुके हैं, लेकिन अब क्योंकि विद इन द पार्टी, विद इन द सहयोगी जो तमाम इसको लेकर अब विवाद हो रहा है, और वो भी मतदान के इतना पहले, उसकी वजह पर हम समझना चाह रहे हैं। एक दूसरा, महाराष्ट्र में और भी बहुत सारे मुद्दे हैं। अब ये गूंजने लगा महायुति के अंदर ही बाकी सारे मुद्दे पीछे चले गए, वो मुद्दे भी तो जमीन पर उतने ही प्रभावी हैं। एक और दो बयान को टेलीविजन पर अगर हम कहते हैं कि इस नारे के विरुद्ध कोई गूंजन है, तो फिर तो गूंजन शब्द जो है, गूंजना, वो तो डिक्शनरी में उसका अर्थ बदलना पड़ेगा। अब बाकी देखिए, राम कृपाल जी जब रहते हैं तो उनके पास शेर शायरी की बहुत, हम तो एक प्रचलित शेर कहेंगे जो पूर्णिमा जी ने बोला कि दिल बहलाने को ये ख्याल गालिब अच्छा है, सबको मालूम है लेकिन जन्नत की हकीकत। ऐसा ना हो कि अभी ऐसा बोल दें कि वो परिणाम के दिन जो एक फिल्मी गाना है कि दिल के अरमा आंसुओं से बह गए, तो वो स्थिति पैदा नहीं होनी चाहिए कम से कम, इसलिए जरा बचा के बोला जाए। महाराष्ट्र मतलब पूरे मुगल काल और उसके पहले हिंदुत्व की लड़ाई का महाराष्ट्र उस समय एक विदर्भ, मान लीजिए मध्य भारत आप कह सकते हैं, सबसे बड़ा केंद्र रहा है। छत्रपति शिवाजी वहां, संभाजी वहां, इतने युद्ध हुए हैं वहां, और आप कहेंगे कि वहां तो अरे वो तो संस्कार और चरित्र में है वहां हिंदू, और उसके विरोध की शक्तियां भी लंबे समय से हैं। और आज भी आपको जगह जगह युद्धों को जो उन्होंने कहा है, भिवंडी से लेके इतने बड़े बड़े राइट्स हुए हैं। मुंबई में तो बताया जाता है कि 1992 से जो राइट शुरू हुआ और मुंबई विस्फोट और उसके बाद हुआ, 9 से 10 हजार लोगों के बारे में कहा जाता है कि उसमें मारे गए। और हम कहे कि वहाँ ये मुद्दा ही नहीं है, फिर तो अब वो अलग बात है कि जब जिस पार्टी को ये मुद्दा बनाना है वो बनाती नहीं है तो हार जाती है चुनाव। यही हुआ है। बाला साहब ठाकरे जैसा इन्होंने कहा, केवल हिंदुत्व मतलब जो एग्रेसिव हिंदुत्व है, एंटी मुस्लिम हिंदुत्व, उसके प्रखर व्यक्तित्व रहे। क्षेत्रवाद के साथ साथ उनकी दो पॉलिसी थी, क्षेत्रवाद के साथ साथ एंटी मुस्लिम हिंदुत्व की बात करना। वो कोई धार्मिक आध्यात्मिक व्यक्ति नहीं थे और उसके आधार पर उन्होंने चीजों को खड़ी की है। एक सवाल बीजेपी गृह मंत्री ने उठाया है या प्राइम मिनिस्टर ने कि भाई अगर कांग्रेस जो है वो शिवसेना को इतना मानती है तो एक बार बाला साहब ठाकरे की प्रशंसा कर दे। ये नैरेटिव तो आपके ध्यान में नहीं आया? क्या कांग्रेस या नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी कह सकती है कि बाला साहब ठाकरे महान पुरुष थे और उनके महाराष्ट्र की राजनीति में असर पड़ गया है? ये है संभव? ये तो इधर से ही कहा जा रहा है ना अभी भी। तो दोनों चीजें देखनी पड़ती है। अगर बीजेपी में देवेंद्र फडणवीस की ओर से विरोध होता, शिवसेना शिंदे से इसका होता, तो मैं मानता। अजीत पवार भाई अपना वोट थोड़े खो देंगे गठबंधन होने पर। जब उन्होंने नवाब मलिक जी को टिकट दे दिया, उसकी बेटी को टिकट दे दिया है और उनको मालूम है कि हमारा अगर बेसिक वोट बैंक ही खिसक गया, हम बीजेपी के रूप में दिखने लगे, तो हमको तो बस ये तो ऑक्टोपास की तरह, ये तो बस तो सब पार्टी चली जाएगी अंदर। ऑक्टोपास जानते हैं ना? वो मैं बीजेपी को नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक बड़ा जो होता है ऑक्टोपास, किसी भी मतलब जिस पर बैठ जाएगा धीरे धीरे उसका पेट इतना मुलायम होता है कि वो उसी में खींचा जाता है। तो उन्होंने वो बोलने से क्या है, देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि अजीत पवार जी इसलिए बोल रहे हैं कि वो बहुत देर से हमारे, जब वो लंबे समय साथ रहेंगे तो समझ में आएगा इस नारा में कुछ भी गलत नहीं है। और जब देश देख रहा है कि शिवसेना के विधायक
जो सुनील प्रभु हैं वो बाजाबता एक बैठक में बैठे हुए हैं, उसमें मौलवी साहब है, मुल्ला जी है, इमाम साहब है, कह रहे हैं कि हमने सभी मस्जिदों से इमामों ने पिछली बार फतवे जारी किए। क्या ये वीडियो सार्वजनिक नहीं है? हाँ। इस बार भी हम जारी कर रहे हैं, तब आप जीते हैं, आप कर रहे हैं, अब इसका असर नहीं होगा। कोई जाके कह रहा है कि 15 मिनट जो है हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा है। अब वो 15 मिनट से उनको भले वोट न मिले, लेकिन उसकी दूसरी दिशा में तो जा ही रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जा रही है कि हमने तो शरद पवार जी से कहा है कि ये सीटें मुस्लिम बहुल है, वहां आप हमारे अनुसार उम्मीदवार दीजिए और हम आपको जिताने के लिए काम करेंगे। अखिलेश जी की पार्टी उन्हीं सीटों को मांगती है जो मुस्लिम बहुल है। तो वहां जिस ढंग से मुस्लिम संगठनों में मुस्लिम मतों को माने ये होड़ लगी हुई है कि एमबीए को कैसे हम जो है सपोर्ट करें, हम आगे तो हम आगे। दूसरी ओर एमबीए में भी है कि कुछ भी ये बोल जाए उनके विरुद्ध हम खड़े नहीं हो। उसमें इस नारे का एक है तो सेफ है, ठीक है। अगर नहीं चलेगा तो चलेगा कहां? ठीक है, एक है तो सेफ है, अगर नहीं चलेगा तो चलेगा क्या? अनुराग जी, बड़ा महत्वपूर्ण है इस बात को समझना। एक है तो सेफ है, अगर नहीं चला तो चलेगा कहां। लेकिन सवाल मेरा ये है कि पूरा चुनाव, सरकार निकल गई आपकी, उसके बाद चुनाव आ जाता है घूम फिर कर वहीं कहीं ना कहीं, मैं दोनों तरफ से बात कर रहा हूँ, एक सबका अपने अपने हिसाब से ध्रुवीकरण दिखाई देता है। आप अपने हिसाब से कर रहे हैं, आप अपने हिसाब से कर रहे हैं, फिर चाहे इधर बटोगे तो कटेगे हो, या उधर वो हो कि वो आ जाएंगे तो ऐसा कर देंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, घूम फिर कर सब वहीं आ जाता है, धुरी वही बनकर रह जाता है। विकास, तमाम अलग अलग मुद्दे, वो सब पीछे चले जाते हैं। आदर्श, अभी ये बटोगे तो कटोगे का जो एक नारा, जो एक तरह से नारे को जो फ्रेम किया गया है, वो अभी वो रिसेंट है, और इसके इतिहास में मैं जानना चाहूँगा थोड़ा सा, उसको मैं एक्सप्लेन करके फिर असली बात पे आऊँगा कि आज से 5-7 साल पहले टीवी डिबेट्स में, सभी जगह पे, अखबारों में, जो कांग्रेस और उनकी विचारधारा के जो नेता थे वो एक बात किया करते थे, एक शब्द यूज करते थे, सेकुलर वोट बटना नहीं चाहिए। इसका मतलब अगर आप एनालाइज करोगे तो सेकुलर वोट का मतलब था मुस्लिम वोट बैंक। मुस्लिम वोट बटना नहीं चाहिए, और वो बटता नहीं है, तो जो वो कैलकुलेट भी करते थे तो सेकुलर वोट ये है। अगर आप सेकुलर वोट को ये मानते हो कि वो बटेगा नहीं, तो आप हिंदू वोट को आपने किस तरह से डिवाइड करने की राजनीति करी। इसके रिएक्शन में जब चीजें हुई पिछले 10 सालों में, हिंदुओं के समझ में आया कि जो जातियों में जो विखंडित समाज था, उसका नुकसान जब उनको दिखाई देने लगा, तो ये वोट जुड़ने की बात आई। इस चुनाव में योगी आदित्यनाथ और कुछ नेताओं ने इसको एक शब्द दे दिया, लेकिन ये जहन में वोटर के ये शब्द, ये स्लोगन आ चुका था। और अगर आदर्श हम दूसरी बात करें, आप विकास की बात करते हो, ये इस देश का दुर्भाग्य है। हम और आप बात करेंगे विकास की, लेकिन जब वोट डालने जाएंगे तो हमारे दिमाग में कुछ और चीजें रहेंगी। यहां तक कि आज से 10, 15, 20 साल पहले तो लोग सिर्फ अपनी जाति देख के वोट दे आते थे, ये सोचते ही नहीं थे कि ये हमारे क्षेत्र का है या नहीं है, ये अपराधी है या नहीं। और आज भी हो रहा है, 10 साल पुरानी साल की बात क्यों करें, इतने सारे अपराधियों को सिर्फ इस वजह से वोट मिलता है कि वो एक जाति विशेष को या समुदाय विशेष को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसे समाज में आप कैसे उम्मीद करेंगे कि आपका नेता अच्छा मिले, और जब जो वोटर है, जो चुनने गया है, वो इस आधार पे जाके मतदान करने जा रहा है। और ये मुझे नहीं लगता कि ये सिर्फ हिंदुस्तान में ऐसा हो रहा है, ये पूरा ग्लोबल फिनोमेना है कि ये हर जगह वोटर जो है वो इसी टाइप से सोचता है। तो इस चीज को अब हमने जो लोग चिंतन करते हैं, जो लोग कुछ बातें सोचते हैं, उनको ये चीज सोच के रखनी चाहिए कि ये तो ऐसे ही होगा। अब इसी में अच्छा कैसे ढूंढना है, उस पे चिंतन करने की आवश्यकता है। अच्छा कैसे ढूंढना है, कोशिश तो अच्छा ढूंढने की जारी है, लेकिन अच्छा उस तरीके से नजर आए, दिखे, क्योंकि राजनीति जब होती है तो अपने अपने हिसाब से होती है। समीर सर, बड़ा है हमें समझना, क्योंकि देखिए सब अपनी अपनी राय दे रहे हैं, बटोगे तो कटोगे, बटोगे तो कटोगे, साथ में बाकी चीज़ों को भी जोड़ रहा हूँ, क्योंकि एक तरफ तो बटोगे कटोगे है, लेकिन बाकी जिस तरह की बयानबाजी हम देख रहे हैं अब, क्योंकि चुनाव बिल्कुल सर पर है, बहुत ज़्यादा समय नहीं है, ऐसी स्थिति में अलग रणनीति अपनाई गई। ठीक है, पहले उसका असर हो गया, लेकिन अब
जहां जहां पे लगता है कि गड़बड़ हो सकता है, बैकफायर हो सकता है, वहां के लिए अलग रणनीति हो गई। इसका फायदा मिलेगा बीजेपी को? देखिए, अगर आप देखें 26 अगस्त को योगी आदित्यनाथ ने आगरा में यह बयान दिया था, जो दुर्गादास जी की प्रतिमा का अनावरण करने जब वो गए थे, तब उन्होंने इस बात का बयान दिया था कि भाई बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे और सुरक्षित रहेंगे। उसके बाद 15 अक्टूबर को चुनाव आयोग ने चुनाव की घोषणा कर दी थी। उसके बाद से ये जो योगी आदित्यनाथ का नारा था, ये बहुत तेजी से पूरे देश में चला। और उसके बाद जब प्रधानमंत्री मोदी ने इसे अपने शब्दों में कहा कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, उसके बाद यह नारा चर्चा में आया और पूरे महाराष्ट्र के अंदर, उत्तराखंड के अंदर, झारखंड के अंदर और बाकी जगह नारा बहुत तेजी से चला है। देखिए, अगर महाराष्ट्र की राजनीति की बात करेंगे तो महाराष्ट्र के अंदर एक बड़ा वर्ग ऐसा कि जो इस नारे से सहमत भी है और एक बड़ा वर्ग ऐसा जो इस नारे से बहुत सहमत भी नहीं है। अजित पवार का बयान भी इसके खिलाफ आया था। अजित पवार चूंकि जिस तरीके राजनीति के संस्कारों में रहे, शरद पवार की पार्टी में रहे, हमेशा मुस्लिम वोट उनके साथ जुड़ा रहा, मतलब कांग्रेस के से ही निकल के वो पार्टी बनी थी, तो उन्हें अपने वोट की चिंता थी। उन्हें पता था कि मैं इनके साथ गठबंधन में हूं, लेकिन कब तक रहूंगा ये कोई गारंटी नहीं है, तो मैं इनका समर्थन करके अपना जो आधार वोट है, जो शरद पवार का वोटर और मेरा वोटर एक है, उसे मैं खो न दूं। तो अजित पवार की राजनीतिक मजबूरी थी कि उसका विरोध करना। अजित पवार की राजनीतिक मजबूरी थी कि भाई नवाब मलिक को आप टिकट दो, क्योंकि उन्हें पता है कि मैं बहुत लंबे समय तक इस गठबंधन में नहीं रहूंगा। उनका नैसर्गिक गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के साथ कभी रहा नहीं है, तो उन्होंने भविष्य के राजनीतिक हिसाब से इस चीज को देखा है। तो महाराष्ट्र के अंदर एक ऐसा वर्ग भी है जो इस बात से बहुत इत्तेफाक नहीं रखता। देखिए, महाराष्ट्र के अंदर इस समय जिस तरह के जाति का बंटवारा हुआ है, मराठा और ओबीसी के बीच जिस तरीके से लगातार खींचतान चली है, जरांगे का जो मराठा आंदोलन रहा है, और मराठवाड़ा में जिस तरीके से अभी ओबीसी और मराठा बढ़ गए, मतलब इस स्तर पर बंटवारा हो गया है कि मराठा दुकान से ओबीसी खरीदारी नहीं करते और ओबीसी की दुकानें तो मराठा में खरीदारी करने नहीं जा रहा है। पंकजा मुंडे का जो बयान आया तो मराठवाड़ा की बिड से चुनाव लड़ी, हालांकि वो 2019 का विधानसभा चुनाव हारी, 2024 का वो लोकसभा चुनाव हारी है, लेकिन मराठवाड़ा में इसका सबसे ज्यादा असर देखा गया इस नारे का। भारतीय जनता पार्टी के 2-3 एमएलए विदर्भ के ऐसे भी कि जब उन्होंने अपने मंच पे बटेंगे तो कटेंगे का पोस्टर देखा तो उन्होंने प्रचार करने से पहले कहा इसे उतार दो आप, ये मेरे क्षेत्र में से आप मत लगाइए। तो कुछ लोगों को ये लग रहा है कि भाई इसका नुकसान दे दुधारी तलवार है, इसका नुकसान हमको ज्यादा उठाना पड़ेगा, तो कुछ लोगों ने इसका विरोध भी अपने स्तर पर किया है। लेकिन महाराष्ट्र की जो राजनीति रही है, 2024 का जो लोकसभा का जो परिणाम आया है, वो जो जातिगत आधार पर जिस तरीके से वोटिंग हुई है, वो भारतीय जनता पार्टी 23 सीटों से 9 सीटों पर आ गई। जिस तरीके से ओबीसी का और दलितों का वोट भारतीय जनता पार्टी से बड़ी मात्रा में जो शिफ्ट हो गया था, भारतीय जनता पार्टी को लग रहा था कि जो 2024 का जो पैटर्न रहा है वोटिंग का, कहीं वही वो वोटिंग पैटर्न अगर विधानसभा चुनाव में कंटिन्यू होता है तो उसका नुकसान महायुति को उठाना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये जरूरी था कि जो एक नैरेटिव राहुल गांधी ने सेट किया था कि संविधान खतरे में है और आरक्षण का जिक्र किया था, यह संदेश देने की कोशिश की गई कि भाई अगर आप बटोगे तो आप कटेंगे, मतलब अगर आप बटोगे तो कोई दूसरा इसका फायदा उठाएगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पहली कोशिश भारतीय जनता पार्टी की है कि जो जाति के आधार पर जो समाज महाराष्ट्र के अंदर बढ़ गया था, एक बड़ा वर्ग भारतीय जनता पार्टी शिफ्ट हो गया था, उसे किसी भी तरीके से जोड़ के रखना है। अगर पूरा नहीं आया तब भी एक बड़ा वर्ग भारतीय जनता पार्टी के पास वापिस लौट कर आएगा, तो जो नुकसान लोकसभा में हुआ था उसकी भरपाई विधानसभा चुनाव में की जाए। मुझे ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने उसको ध्यान में रखकर दिया है। योगी आदित्यनाथ ने महाराष्ट्र में जो प्रचार जहां किया है, आप वो देखिए कि जो रैली ऑर्गेनाइज हुई है वो उसी क्षेत्र में ज्यादा ऑर्गेनाइज हुई है जहां जाति के आधार पर नुकसान हुआ था। वो अमरावती है, वो अकोला हो, वो जिस एरिया के अंदर गए थे। प्रधानमंत्री मोदी की रैली भी ऐसी जगह कही जहां भारतीय जनता पार्टी इस कारण हार गई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने औरंगाबाद संभाजी नगर के अंदर रैली की, प्रधानमंत्री ने नासिक में रैली की, प्रधानमंत्री ने अमरावती में रैली की है। ये सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी का एरिया था जहां भारतीय पार्टी लोकसभा चुनाव इसी कारण हार गई थी। और विदर्भ तो वैसे भी वंचित बहुजन आघाड़ी, प्रकाश अंबेडकर जो जाति की राजनीति करते, ओबीसी की राजनीति करते, उनका एक क्षेत्र रहा है। तो ये संदेश देने की कोशिश की कि भाई इस समय आप बटिए मत, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। मुझे लग रहा है कि महायुति का इसका कुछ स्थानों पर अच्छा फायदा होने जा रहा है। पूरे महाराष्ट्र में इसका असर होगा, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि पूरे महाराष्ट्र में होगा, क्योंकि मराठवाड़ा की राजनीति जितने जाति में बढ़ चुकी है, सिर्फ इस एक नारे से जो ओबीसी और जो मराठाओं में जितना दरार आ गई है फिलहाल, मुझे नहीं लगता कि इस नारे से वो एक साथ आकर वोटिंग करेंगे। वहां जाति का जो बंटवारा वो बना रहेगा। लेकिन विदर्भ के अंदर है, पश्चिम महाराष्ट्र के अंदर है, बंबई के अंदर है, कोंकण का बेल्ट है, यहां भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि इसको बांटने की कोशिश की जाए। हालांकि देवेंद्र फडणवीस का पूरा ध्यान विदर्भ में इस बात को लेकर बहुत ज्यादा है, क्योंकि विदर्भ में सबसे ज्यादा इसका नुकसान हुआ था। और इसी कारण देवेंद्र फडणवीस इस बात को जोर से उठा रहे अपने पूरे प्रचार अभियान के अंदर कि भाई बटेंगे तो कटेंगे। मुझे लग रहा है ऐसा कुछ क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी को उसका फायदा होने वाला है। ठीक है, कुछ क्षेत्रों में फायदा होगा, लेकिन कई अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह की रणनीति है। जदीप जी, सबकी राय आप सुन रहे हैं।
बटोगे तो कटोगे एक तरफ, दूसरी तरफ बाकी मुद्दे, और तीसरा क्योंकि बीजेपी, अब ठीक है अंदर से एक आध स्वर उठ रहे हैं कि भाई बटोगे तो कटोगे हमारे लिए ठीक नहीं है, लेकिन बीजेपी जिस तरीके से इस नारे को आगे बढ़ाती रही या इसको जिस तरीके से प्रोजेक्ट किया जाता रहा, इसको मैं उससे जोड़ रहा हूँ। दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे, जो मूल स्वभाव था उनकी पार्टी का, इस विधानसभा चुनाव में उसकी भी परीक्षा है, वो मूल स्वभाव से अभी दूर दिख रहे हैं, तो चुनौती उनके लिए भी उतनी ज़्यादा हो जाती है। बटोगे कटोगे उन पर भी क्या भारी पड़ जाएगा? देखिए आदर्श, लोकसभा के चुनाव में जो संविधान बदल देंगे का शौक था ना, वो बहुत तगड़ा था, और उसमें दो बड़े राज्य जिनका सबसे ज़्यादा योगदान था वो उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र ही हैं। और अगर उसे ऐसे समय में उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हो रहे हैं और महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, तो एक ऐसी काट उस संविधान बदल देंगे कि अगर मिल गई है, जिसका हरियाणा में परीक्षण हो चुका है, तो उसका उपयोग इतने ही प्रभावी ढंग से होना ही था। हम यहीं पर इसी खबरों के खिलाड़ी के शो में बात कर रहे थे, रामकृपाल जी बैठे हैं, दीवार और दरार की खूब बात होती रही। इंडिया गठबंधन की दीवार, दरार और प्लॉट ही नहीं है वगैरह बहुत अच्छी बातें विश्लेषण के तौर पर रूपकों के रूप में उपयोग में आई थी। इंडिया गठबंधन की दीवार में जो दरारें थी उसकी खूब चर्चा हुई, लेकिन संविधान ने भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक में दरार जरूर पैदा कर दी, और उस दरार को भरने के लिए जो सीमेंट चाहिए वो ढूंढा गया है बटेंगे तो कटेंगे के रूप में, और उनको कोई और नजर नहीं आता, क्योंकि इतनी त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था जो कहते हैं ना हम, कई बार जब लग जाती है किसी वीआईपी, तो त्रिस्तरीय जो वोट बैंक की रणनीति भारतीय जनता पार्टी की रही कि एक तो उनका खुद का जो संगठन है, उसके अलावा ब्रांड मोदी है, और उसके अलावा उन्होंने कई सारे रणनीतिक निर्णय उस समय लिए थे, और वो सारे निर्णयों को भेदते हुए, उस त्रिस्तरीय सुरक्षा प्रणाली को भेदते हुए अगर कोई उनके वोट बैंक में सेंध लगा पाया था तो वो संविधान बदल देंगे वाली बात थी। और उस सेंध को, दीवार में जो दरार आ चुकी थी, उसको भरने की भरसक कोशिश भाजपा कर रही है, और ऐसे में तो फिर डूबते को तिनके का सहारा भी काफी होता है। अगर यही वो नारा है जो उस दरार को भर सकता है, तो इस नारे को लेकर क्यों वो ऊंचे स्वर में नहीं बोलेंगे, और क्यों नहीं वो नारा गूंजेगा, उसमें विरोध के स्वर भी गूंजेंगे। ये महाराष्ट्र अनोखा राज्य नहीं है देश का, जहां पर कई तरह का जातियों का घालमेल है, और कुछ लोग इस नारे के पक्ष में और कुछ लोग इस नारे के विपक्ष में हैं। ये इस देश की जो अलग अलग तरह की विविधताएं हैं उसमें शामिल हैं। बहुत सारे ऐसे हिंदू लोग हैं जो कट्टर हिंदुत्व को नहीं मानते या हिंदुत्व के नारे को नहीं मानते हैं, और बहुत सारे ऐसे मुस्लिम लोग हैं जो मुस्लिम ध्रुवीकरण को या मुस्लिम जो मस्जिदों से फतवे जारी होते हैं उनको नहीं मानते हैं। ये इस देश की सच्चाई है, और सच्चाई के साथ ही इस तरह, लेकिन मोटे तौर पर क्या काम करता है यही देखा जाता है। अगर मोटे तौर पर ये नारा काम कर जाता है, वोटों की हम पूरे साल दर साल का वोट बैंकों का एनालिसिस भी देखें तो भारतीय जनता पार्टी को अपने जो वैश्य समाज की या अगड़ों की या ब्राह्मणवादी पार्टी होने की छवि से मुक्ति मिली थी, तो पिछड़ी जातियों के वोटों से ही मिली थी, और उन्हीं वोटों की वजह से भारतीय जनता पार्टी इतनी शानदार सफलता हासिल कर पाई, चाहे वो लोकसभा हो, चाहे जहां क्लीन स्विप, बिल्कुल जो एक हम देखते थे कि हंग पार्लियामेंट या हंग असेंबली बनने का एक दौर था, उसको तोड़ने का मौका ही तब मिला जब ये सारा वोट बैंक एक साथ आया। और अगर इस वोट बैंक में टूटन है, तो भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी चुनौती आज न उनका संगठन है, संघ भाजपा के संबंध है, न ब्रांड मोदी है, उनका सबसे बड़ी जो चुनौती उनके सामने खड़ी है वो यही चुनौती है। और उस चुनौती को पार करने के लिए उनके पास जो कुछ भी उपाय उपलब्ध होंगे, और उसमें अगर योगी आदित्यनाथ के मुंह से निकला है नारा बटेंगे तो कटेंगे का कारगर अस्त्र साबित होता है तो होगा। और वोटों का ध्रुवीकरण भारतीय समाज की, भारत देश की और भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था की सच्चाई है। हम देख रहे हैं कि एक तरफ मस्जिदों से लगातार एक ही पक्ष में वोट देने के फतवे जारी, और दूसरी तरफ से जब ये नारा आता है तो इसलिए कि उस पूरे व्यापक समाज में बहुत सारे विरोध के स्वर भी शामिल हैं, और वो अपने अपने जातिगत, जैसे मराठवाड़ा का बहुत अच्छा उदाहरण दिया, तो ऐसे छोटे समीकरणों में कभी कभी वो नारा दिक्कत भी दे सकता है, और उसी की जिस पार्टी से नारा बुलंद हो रहा है उसी का उम्मीदवार कह रहा है कि भाई मेरे यहाँ पे ये मत करो। तो ये ऐसी चीजें होंगी, लेकिन इसके बीच में भी व्यापक तौर पर अगर उस वोट बैंक में लगी हुई सेंध को, दीवार में आई उस दरार को भरने के लिए ये नारा ही सीमेंट है, तो उसको बहुत बुलंदी के साथ इस्तेमाल करते हुए उस इमारत की दरार को, उस दीवार की दरार को भरने का पूरा प्रयत्न भारतीय जनता पार्टी करेगी। वो कितनी भर पाएगी ये लिटमस टेस्ट है, क्योंकि हरियाणा में हमने देखा कि बहुत सारे मल्टी फैक्टर थे जिसकी वजह से हुआ, और एकमात्र ये फैक्टर नहीं था। लेकिन महाराष्ट्र जरूर इस नारे का, वोट बैंक को जोड़ने की इस कवायद का, इस जुगत का सबसे बड़ा परीक्षण केंद्र बनने वाला है। और अगर ऐसा हो गया तो केवल ये नारा नहीं, इसी तरह के और प्रयोगों के माध्यम से भाजपा अपने इस जातियों में बटे हुए वोट बैंक को एकत्र रखने की सारी कोशिशें करती रहेगी। भाजपा के पास कोई और उपाय भी नहीं है। तो आप ये कहेंगे कि इस नारे से इतर जाकर वो इस वोट बैंक को जोड़ लेंगे, तो वो संभव भी नहीं है। इसलिए उनके पास जो उपाय है उसका वो उतनी ही शक्ति के साथ प्रयोग करते रहेंगे। ठीक है, उतनी शक्ति के साथ प्रयोग होता है। जी, ये जो
नारे की जो ओरिजिन हम देखें, जब योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहली बार जब बांग्लादेश का हुआ था, जिसमें कि हिंदुओं का बड़े स्केल पे मैसेकर हुआ, सरकार पलट गई, शेख हसीना को भागना पड़ा, तो बांग्लादेश की जो पॉलिटिक्स है उसको हम अपने देश की मैच्योर डेमोक्रेसी के साथ कैसे तुलना कर सकते हैं? हम वो सिनारियो क्या इमेजिन कर सकते हैं कि उस लेवल का मारकाट हो जाए इंडिया में और उसकी वजह से इस तरह के उथल पुथल, इतनी बड़ी उथल पुथल, राजनीतिक उथल पुथल हो जाए? हमें नहीं लगता है कि ये एक रियलिस्टिक सिनारियो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में है। तो ये नारा हमारे देश में, हमारी धरती पे रेलिवेंट बिल्कुल नहीं है, मैं बिल्कुल ये मानती हूँ। दूसरा एक बात शायद अनुराग जी ने कही कि बंटने का मतलब, जो ऑपोजिशन पार्टीज कहती रही कि सेक्युलर वोट नहीं बंटना चाहिए, मतलब उनका है कि मुस्लिम वोट नहीं बंटना चाहिए। मतलब क्या इनका ये कहना है कि सिर्फ मुस्लिम ही सेक्युलर के रेफरेंस में आता है और हिंदूज जितने हैं बाकी वो सारे कम्युनल एक ग्रुपिंग में एक साथ क्लब कर दिए जाएंगे? क्या जितने हिंदूज जो नॉन बीजेपी पार्टीज को वोट करते हैं वो सारे कम्युनल कैटेगरी में आ जाएंगे? तो ये बेसिक अवधारणा ही गलत है। इस सोच को ही बदलना पड़ेगा, निगेट करना पड़ेगा, क्योंकि हम हिंदू मुस्लिम वाले माइंडसेट से बाहर निकलेंगे, वही सबके लिए अच्छा होगा। जवाब दे दीजिए एक बार। सिर्फ सेकुलर वोट का मतलब जो नेताओं ने जो जनता को समझाया वो मैंने उसको बताया, मैंने अपनी तरफ से कोई आह्वान नहीं किया। जो नेताओं ने जनता को समझाया कि सेकुलर वोट का मतलब मुस्लिम वोट है, और साथ ही जब मस्जिदों से ये जो है आवाज़ें बुलंद की गई तो उन्होंने भी वो सेकुलर वोट उनके लिए या वो किसी और के लिए वोट डालने के लिए नहीं, किसी और कम्युनिटी के लिए नहीं, वो भी आप जानती हैं कि जो मस्जिदों से ऐलान हुए, जो फतवे जारी किए गए, वो किस वोट को और कहां डालने के लिए किए गए। ठीक है, रामकृपाल सिंह। पहले मैं जयदीप जी की एक बात को समर्थन में कह दूं, जो इन्होंने कहा था, देखिए कोई भी एक नारा, कोई भी एक चीज़ होती है, हर जगह उससे फ़ायदा ही होगा ऐसा नहीं होता है। अपवाद हर चीज़ में होते हैं। मर्सिडीज़ हाईवे पर खूब चलेगी, लेकिन जब वो गांव में जाएगी तो उसका ग्राउंड क्लियरेंस इतना कम होता है कि उसको ट्रैक्टर से खिंचवाना पड़ेगा। आप समझ गए ना? तो भैया वहाँ ट्रैक्टर ज़्यादा चल पाएगा। ये बात जब हम करते हैं तो बहुत ओवरऑल चीज़ को देखना चाहिए। अब मैं देखिए, जो सच्चाई है, सच्चाई ये है कि मैं गांव में रहा हूं, पैदा हुआ हूं, और मेरा जो गांव है वहां मुस्लिम भी पीछे रहते हैं। और हम 86 के बाद से 87 के शाहबानो केस के बाद से, देखिए पहले से ध्रुवीकरण तो इस समाज में है, कभी नहीं गया। वो है हिंदू मुसलमान की एक जिसको कहते थे दरार, वो थी। लेकिन वो 86 के बाद से, वो जिसको मैं कहता था कि वो स्थानीय लेवल पर कभी दंगे होते थे, जैसे वहाँ हो गया गुजरात में, अहमदाबाद में हो जाता था, अलीगढ़ है या फलाना जगह, कुछ पॉकेट्स थे जहाँ होते थे। बाकी जगह दरार होने के बावजूद लोग मिलजुल करके, मजबूरी है, वो रहना रहते थे। लेकिन 86 के बाद से लगातार वो दरार चौड़ी होती गई, वो खाई में बदलती गई। लेकिन अभी तक इस सच्चाई को लोग देखते थे, महसूस करते थे, लेकिन सार्वजनिक रूप से स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो खुल करके सामने आया है। पहली बार आपने देखा होगा कि उलेमा का एक 17 सूत्री मांग आती है, जिसमें होता है 2012 के बाद जो भी गिरफ्तार हुए उनको छोड़ दिया जाए, और हमको इतना पैसा दिया जाए, वक्फ बोर्ड को इतने लाख करोड़ रुपए दिए जाएं, और फलाना हमको रिजर्वेशन दिया जाए, वो सारी चीज़ें बाकायदा खुल करके। और वो याद कीजिए, कमलनाथ जब मध्य प्रदेश के चुनाव में सीक्रेट मीटिंग कर रहे थे, जिसमें कह रहे थे कि आप लोगों को वोट बंटना नहीं चाहिए, वो जो बीजेपी है, तो ये चीज़ें चल रही थी। और हमें देर सवेर इस सच को स्वीकार करना पड़ेगा। जब तक हम इस सच को नहीं स्वीकार करेंगे, बीमारी है तो इलाज भी नहीं हो सकता। ये मान के चलिए कि वो खाई चौड़ी हो चुकी है, और वो खाई चौड़ी सिर्फ उत्तर प्रदेश या भारत के नाते नहीं है, उसका एक इंटरनेशनल स्वरूप है। चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे गाजा हो, चाहे वो जहाँ भी देखिए वो स्वरूप है। और टेलीविज़न हर घर में पहुँच रहा है। जो चीज़ जहाँ होती है, ISIS भी लोग देखते हैं किस तरह से वो गर्दन काटता है, क्या चीज़ है, सब लोग जानते हैं। तो मेरा ये कहना है कि ये सच्चाई है
इस सच्चाई को मत। बाकी और चीज़ें जैसे यही होता है कि एक इशू जो होता है, किसी एक सवाल को हल करने से कभी भी आप पास नहीं हो सकते, 10 सवाल और हल करने होते हैं। तो जो भी है, लेकिन आज मैं ये कह रहा हूँ कि सच्चाई को मान लीजिए कि बंटवारा हो चुका है और बहुत भयानक रूप से वो है। हम भी इस बात को कहते हैं कि एक ही घर में रहना है, दूसरा कोई घर नहीं है। आप झगड़ करके रात को सोने जाते हो तो नींद नहीं आएगी। लेकिन दिक्कत यह है कि जब तक उस सच्चाई को मानो, ये पोलराइजेशन है, और ये पोलराइजेशन में किसी एक को आप गाली दे करके या किसी एक को नहीं कह सकते, दोनों तरफ से, और भयानक रूप से है। और इसकी जन से शुरू कर रहा हूँ मैं, ये साहबानों के समय से है, और कॉन्सिक्वेंट इवेंट साहबानों का जजमेंट बदला गया, उसके बाद राम मंदिर का ताला खुलवाया गया, शिलान्यास करवाया गया, उसके बाद बम्बई में दंगे होते हैं, दाऊद इब्राहिम, और उसके बाद पूरा देख लीजिए चेन ऑफ रिएक्शन है। उसके बाद साबरमती में आग लगती है, उसके बाद गुजरात में क्या होता है, सब कुछ है, चेन रिएक्शन 86 का। और आज की तारीख में अब पॉलिटिकल पार्टीज भी ये मान रही हैं, क्योंकि योगी ने एक नारा दिया, उसका एक हिस्सा मोदी जी ने बड़ा पॉलिश ढंग से ले लिया, संघ प्रमुख ने भी उसका एक हिस्सा लिया। आप देखिए सब उसी पर नारे पर जा रहे हैं, और जो विरोध करने वाले थे आज उसी नारे की काट में जुटे हुए हैं, अपना खुद का कोई नैरेटिव नहीं तैयार करते। और मैं हमेशा एक बात कहता हूं, जो लकीर खींचता है और जो उस लकीर को मिटाने की कोशिश करता है, उससे बड़ी लकीर नहीं खींचता। हारे या जीते, नैरेटिव गढ़ने वाला हमेशा अग्रणी होता है। और वो एज बीजेपी ने यहाँ पर ले लिया। देखिए, नैरेटिव गढ़ने वाला हमेशा अग्रणी होता है। पूर्णिमा जी, नैरेटिव बीजेपी ने तो बना दिया, योगी आदित्यनाथ ने बना दिया, इधर से नैरेटिव हम क्या देख रहे हैं? इधर से देख रहे हैं कि भाई राहुल गांधी का चॉपर जो है उसको गोड्डा में रोक दिया गया। इधर से नैरेटिव हम देख रहे हैं कि तलाशी हो जाती है, 24 घंटे में 2 बार तलाशी हो जाती है, हेलीकॉप्टर चेक कर लेते हैं, बैग चेक कर लेते हैं। वीडियो तो सबके आ रहे हैं, वो वीडियो बनाकर जनता में मैसेज देने के अलावा नैरेटिव अगर कुछ और बनाया जाता तो ज्यादा कारगर शायद हो सकता था। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और इसमें तो इंडिया ब्लॉक की पार्टीज ने बिल्कुल डेस्परेटली वो मतलब बहुत पैथेटिकली फेल कर गई हैं। कोई नया नैरेटिव हमने बिल्कुल नहीं देखा है इस चुनाव में, और ना कोशिश होती दिखाई दे रही है। वो छोटे छोटे मुद्दे, बड़ी पेटी सी इश्यूज को लेके वो सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि महाराष्ट्र ऐसा स्टेट है जहाँ की किसानों का जो आत्महत्या का मुद्दा है, जो फार्मिंग क्राइसिस है, एग्रीकल्चर क्राइसिस है, बहुत ज़्यादा मतलब उस व्यापक पैमाने पे है। उसकी बात ये लोग सीरियसली करते कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो इंडिया ब्लॉक की पार्टीज एक कोई नया नारा गढ़ने में, कोई नया नैरेटिव सेट करने में बिल्कुल फेल हो गई हैं, और ये उनको बहुत बड़ा खामियाजा इसका भुगतना पड़ेगा। वो सिर्फ रिएक्शन देने में बिजी हो गए हैं। जितनी भी पार्टीज हैं, जितने भी नेता हैं, खास करके कांग्रेस के जो बड़े बड़े नेता हैं, सब सिर्फ रिएक्शन में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। खास करके राहुल गांधी का मैंने देखा है, कोई नई बात उन्होंने पूरे कैंपेन में नहीं कही है, और ये उनकी लीडरशिप की बहुत बड़ी एक लिमिटेशन को दिखा रहा है कि वो जो एक बड़ा विजन होना चाहिए, जो कि समय के साथ इवॉल्व होना चाहिए, वो इवॉल्व होता नहीं दिख रहा है। उसका खामियाजा मुझे लग रहा है कि इंडिया ब्लॉक को होगा, लेकिन जो बटेंगे और कटेंगे से बहुत फायदा दूसरे साइड को हो जाएगा, मुझे वो भी नहीं लग रहा है। जो समाज है, वो समाज इस सच्चाई को हमेशा से जानता रहा है, और समाज नेताओं से ये उम्मीद करता है कि अगर थोड़ी सी दरार है तो उसको और धक्का मार के बड़ा ना करें, बल्कि उस दरार को थोड़ा कम करने की कोशिश करें। जब नेता ही ये काम करने लगेंगे तो समाज के अंदर से काउंटर प्रोडक्टिव रिएक्शन शुरू हो जाएगा। समाज बंटना नहीं चाहता है, क्योंकि आपस में काम काज में, रोजी रोटी में, रूटीन जिंदगी में ये दोनों कम्युनिटीज जितनी गुथी हुई हैं, उसको आप बिल्कुल अलग अलग करके अगर देखना चाहेंगे और नेता लोग उसको बढ़ावा देंगे, तो ये कोई समाज नहीं इसको एक्सेप्ट करेगा। और मुझे लग रहा है कि खामियाजा दूसरी तरफ भी होगा। नहीं, खामियाजा दूसरी तरफ भी होगा, ये तो जरूरी है। लेकिन अवधेश सर, बटोगे तो कटोगे को लेकर सवाल उठता रहा, क्योंकि देखिए दूसरी तरफ से किस तरह का नैरेटिव बना, उस पर हम बात कर रहे हैं। लेकिन मैं इसलिए आ रहा हूं उस पर, बीजेपी अगर या योगी आदित्यनाथ कहते हैं बटोगे तो कटोगे, उनके शब्दों पर हम गौर करते हैं, उसके मतलब निकालते हैं। लेकिन दूसरी पार्टियां जब बात एकजुट होने की करती हैं तो उसको उस दृष्टि से नहीं देखा जाता, फिर वो एकजुटता की बात हो जाती है। ये वाला नैरेटिव क्या बना पाया विपक्ष वहां पर? नहीं तो बटेंगे तो क्या होगा? क्या माना जाए कि नहीं बट के रहो, बटोगे तो सुरक्षित रहोगे, बटोगे तुम्हारा देश नहीं टूटेगा, बटोगे तुम्हारे विरुद्ध हिंसा नहीं होगी। मतलब महाराष्ट्र की जब हम बात करते हैं, देश की भी करते, देखिए महाराष्ट्र में चाहे दलितों का मूवमेंट हो,
देश में महाराष्ट्र का मतलब एक पूरे एरिया की मैं बात कर रहा हूं, अगर आप गहराई से देखेंगे इतिहास में तो सबसे ज्यादा आक्रामक दलित मूवमेंट जाति के विरुद्ध कहीं है तो महाराष्ट्र से, वहीं से निकला है। अलग अलग धारा रहे हैं, नामदेव जी से लेके सारे, मतलब ज्योतिबा फूले, आप लंबी धारा वहां की रही है सर, उसको देखना पड़े। एक तरफ लोगों को, अब तो कर्नाटक आज जो है, मैसूर का इलाका, जो आंध्र का इलाका है, ये सबसे जुड़ा क्षेत्र रहा है ना पूरा, तो उसके जो वहां मतलब अत्याचार हुए हैं, लोगों को काटे गए हैं, गांव गांव का धर्म परिवर्तन हुआ है, जीते गए हैं, महिलाओं को उठाए गए हैं, क्या क्या नहीं हुआ है वहां के लोगों को कैसे। तो जो इतिहास है, जो जिसका अभी तो जोगी जी ने खड़गे जी के बोला, अगर गलत है तो बता देना कि रजाकारों ने कैसे घूस करके उनके माता पिता को मारा, कैसे बलात्कार किया, इनकी जिंदगी बचा के भागनी पड़ी। खड़गे जी, सॉरी खड़गे जी को, तो जो जोगी जी बोल गए तो ये तो बताओ ना, तो जो सच है उसको कैसे मतलब आप कर रहे हैं। दूसरा ये है कि देखिए, ध्यान रखिए, इस समय मैं बार बार कर रहा हूं, कांग्रेस पार्टी के ये दृष्टि बनी है कि अब देश में राष्ट्रीय स्तर पर मुस्लिम वोट बैंक हमारा कंसोलिडेट हो गया है। मुसलमान ये मान लिए हैं कि हमको बीजेपी को हराना है तो राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस को वोट देना है। ये ट्रेंड भी दिखा है, जहां कांग्रेस नहीं है वहां दूसरे को मिल रहा है। अब जो दूसरा है कि एक तो हिंदुत्व के चेहरे पर, हिंदुत्व से जुड़े प्रतीकों पर बीजेपी को केंद्रित बना के, ये भी ना लगे कि आप विरोधी हो, उस पर हमले करो। दूसरा यह है कि हिंदुत्व के आधार पर जो हिंदुओं में एकता होती है उस पर ब्रेक करते रहो, तो वो जो बंटेगा वही वोट हमारे पास आएगा, दोनों मिला के हम चुनाव जीतेंगे। ये चुनावी रणनीति है और यह देश के लिए खतरनाक साबित हुआ है हमेशा। तो ये रणनीति जो खड़गे जी ने जो बोला कि तो भगवा पहने रहते हैं, सिर में बाल नहीं रहता है, इनको सफेद पहनना चाहिए, राजनीति में क्या काम है, वो केवल एक नॉर्मल वक्तव्य नहीं था। वो तो पहले भी कह चुके हैं कि भैया नरेंद्र मोदी आ गया तो सनातन मजबूत हो जाएगा, बच के रहो, तो वो भी एक धारा उधर दिखाई दे रही है। तो वो जो नारे सब आप बता रहे हैं, जुड़ेंगे तो जीतेंगे, ये तो मतलब आपका दूसरा कोई डिबेट होगा बोलूंगा, अखिलेश जी का तो पार्टी लगातार उस पर नारे ही कर रही है, बाकी तो लगातार आ रही है। तो ये जो वो है ना, ये है कि हिंदुत्व के जो बीजेपी के चेहरे हैं जो है ना, उन पर अटैक करना है, जातियों के आधार पर बांटने की कोशिश करनी है। क्योंकि एक बार अगर मैं थोड़ा कड़ा शब्द हो जाएगा ना, एक बार अगर बांटने से मुंह में खून लग गया ना तो स्वाद लग जाता है कि भैया अब तो संविधान और ये सब के नाम पर हम जीत चुके हैं। तो उसके समानांतर जो आपकी विकास की नीति है वो है, जो विदेश नीति है वो भी है। लोग जो बांग्लादेश में देख रहे हैं वो क्या यहाँ असर नहीं डाल रहा है? ऐसा थोड़े होता है। और आज जब आ रहा है कि भैया अफगानिस्तान में आज कितने सिख और हिंदू बचे हुए हैं, जरा जाके देख लो। पाकिस्तान की क्या हालत हो गई अगल बगल में, वो भी जाके देख लो। तो वो चीज़ें जो है ऐसे नहीं कि वैसे ही जाती हैं और बटेंगे कटेंगे के व्यापक संदर्भों में जो अगर देखा जाए तो हम बटे थे तभी हमारा क्षेत्र भी कटा है, ये केवल मनुष्य के रूप में नहीं है। तो जो दूसरा नैरेटिव है वो एक जड़ता से ग्रस्त है, मतलब जहां लोकसभा चुनाव में था वही है, उसमें गतिशीलता की कमी है। तो अब इनको तो काट ढूंढना ही था। तो इससे ये जो तीन शब्द का जो आ गया ना, बटेंगे तो कटेंगे और फिर एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, नेक रहेंगे, ये लोगों को अपील कर रहा है, तभी तो आप इतना रिएक्ट कर रहे हैं। और महाराष्ट्र में इसकी आधार है जातियों के आधार पर। आखिर बाबा साहब अंबेडकर को इतना आक्रामक तो है, वहीं से तो उनकी शुरुआत हुई। आप एक से एक मैं नाम ले सकता हूं। जो बौद्ध आक्रामकता है, जो अहिंसा बौद्ध का है, वो वहीं आपको मिलेगा। मैं कई कार्यक्रमों में गया हूं, मुझे सामने झेलना पड़ा है लोगों को, एकदम हंगामा हो गया है हिंदू धर्म और उस पर बात करने पर मैं शांति से बोल के आया हूँ क्षेत्र से। मैंने खुद वहाँ की स्थिति देखी हुई है जा करके। अभी भी वहाँ मतलब आप बिहार और उत्तर प्रदेश में अब जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स का जो न्यायालय है उसमें जाइए तो मेजोरिटी मुकदमे पिछड़ी जातियों मुसलमानों के विरुद्ध है, बड़ी जातियों के विरुद्ध नहीं है, इंक्लूडिंग मध्य प्रदेश बिहार में। महाराष्ट्र में आप देखेंगे कि अभी भी जो वो मुकदमे हो रहे हैं मराठों के विरुद्ध हो रहे हैं, ऊंची जातियों के विरुद्ध भी हैं, दलितों के जो मुकदमे हो रहे हैं, तो वहां ये वातावरण तो है, उनको जोड़ने की कोशिश करनी है। जोड़ने से बीजेपी जीती है
और उसका असर क्या होता है नहीं होता है ये तो आगे का विषय है, लेकिन लोगों को ये अट्रैक्ट कर रहा है। और ये नारा केवल चुनाव तक सीमित नहीं रहने वाला है कि हम इस नारे को केवल चुनाव तक मिले। ये भारत की एक विचारधारा के आधार पर भविष्य के भारत की दिशा निर्धारक, दिशा बोध की दृष्टि से एक और सेफ चलने वाला है। इसको यहीं तक सीमित नहीं, कोई पार्टी जीतती है कोई हारती है। हमारे देश का इतिहास ऐसा रहा है कि बंटने से ही हम कटे भी हैं, बंटने से ही हमारा देश भी कटा है, बंटने से ही हमारे देश की जो एक स्वर्णमयी जो हमारा देश था उससे हम कमजोर हुए हैं, बंटने से ही देख रहे हैं कि अगल बगल में क्या हो रहा है। तो ये अब लोगों को है, और मैं उसमें दोहराऊंगा नहीं जो रामकृपाल जी ने कहा है, जब इस देश में 10-10 हजार लोग एक बयान पर लाठी और तलवार लेकर निकलेंगे कि सिर तन से जुदा करो, निकालो, हम अभी उसको काटना चाहते हैं सिर, इसका रिएक्शन नहीं होगा देश में। जब हर घर से नजीबुल्ला की आवाज होगी तो कोई रिएक्शन ही नहीं होगा, चलेगा नहीं भाई, ऐसे कैसे देश हो सकता है। लोग खड़े नहीं हो उतर के, मन में तो रिएक्शन होता है ना कि हर घर हिजबुल्ला, ये चलता है कि नहीं। तो ये चीजें चल रही है इस समय। आप मतलब प्रतिमा विसर्जन पर हमले हो जा रहे हैं, आप झंडा उतार लिए और चढ़ गया तो आप गोली मार देते हो, उसका नख उखाड़ लेते हो, तो ये सब चीजें तो जा रही है ना चारों तरफ। तो उसमें अभी ये नारे आए कि भैया समय बहुत खराब है, और मेरा स्पष्ट मानना है, आपका समय हो गया, कि इस देश में मुस्लिम कट्टरपंथ ने, चूंकि उनका वैसे भी तो नेशन का वहां कोई कंसेप्ट नहीं है, जो आम मुसलमान खाने पीने में उसकी छोड़ दिए, लेकिन जो लीडरशिप है उसने बाजाब्ता एक 37 से 47 का सिचुएशन भारत में पैदा किया हुआ है। ठीक है, 37 से 47 का सिचुएशन पैदा किया हुआ है। बाकी मेहमानों के पास भी जाऊं, लेकिन एक बार पहले कमेंट्स ले लेते हैं जल्दी से। देखिए, अलग अलग दर्शक हैं और कई दर्शकों की राय है उसमें। देखिए, अजित पवार विल लीव एनडीए इफ ही गेट्स सीएम पोस्ट बाय राइवल ग्रुप, डू यू एग्री? ये पवन पूछ रहे हैं। भाजपा हटाओ देश बचाओ, ये एक राय है, और तमाम अलग अलग लोगों की राय है। महेंद्र लिखते हैं, जिन लोगों ने समाज बांटा वही चिल्ला रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे। अर्जुन लिखते हैं, ना बटेंगे ना कटेंगे, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। विठोबा लिखते हैं कि उद्धव ठाकरे की सरकार बनेगी। मंगल कालकर लिखते हैं, अजीत पवार बचपन से शाहू फुले अंबेडकर के विचारधारा वाले लोग हैं, वो शिवाजी महाराज और वीर सावरकर के विचारों को क्या अपनाएंगे? उन्होंने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। हब हैं, उन्होंने लिखा है, जोड़ कर रखना चाहते हैं तो भव्य मंदिरों में, राम मंदिर में निचली जातियों को भी पुजारी पंडित बनाए तो एकता रहेगी और रोटी बेटी भी करें। तमाम अलग अलग लोगों की राय है। अनुराग सर, अलग अलग लोगों की राय भी आ रही है इस पर, बटेंगे कटेंगे। हम लोग तो अपनी चर्चा कर रहे हैं, लेकिन दर्शकों की भी राय है, बहुत सारे लोग हैं। और जिस तरीके से अभी अध्यक्ष जी ने कहा कि लोगों के मन में भी बहुत कुछ चल रहा है, चाहे जिसके भी पक्ष में चल रहा हो, लेकिन सबकी अपनी अपनी राय है। इसमें सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि ठीक है, बीजेपी ने अपना नैरेटिव सेट कर दिया, वो लोकसभा के तमाम झटकों से उभर कर आ गई। एक नैरेटिव बीजेपी ने अपना बना दिया, उस नैरेटिव के साथ वो चुनावी मैदान में है। वो जो आगरा से बयान दिया गया था, हरियाणा में भी वही हमने सुना, यहाँ पे भी हम वही सुन रहे हैं। और खास करके अभी जो लोग विपक्ष में हैं महाराष्ट्र में, वो इसकी काट ढूंढने में लगे हुए हैं, लेकिन मुद्दे नहीं दिख रहे हैं उस तरीके से जमीन पर। तो कितना कारगर हो पाएगा? एक दूसरा, खास करके मैं एमवीए की बात करूं, एमवीए जिस तरीके से पूरी रणनीति अभी तक रही, क्योंकि अब मतदान बहुत दूर नहीं है, किस तरफ दिख रहा जाता हुआ? देखिए आदर्श, सबसे पहले मैं एक बात बताऊं कि ये बटेंगे तो कटेंगे, ये बीजेपी ने ये नैरेटिव सेट नहीं किया है। ये नैरेटिव ऑलरेडी जनता के मन में सेट था, आज से नहीं था, बहुत पहले से था। उसको शब्द बीजेपी ने दिए, आप ये कह सकते हैं। एक विज्ञान में क्रिया प्रतिक्रिया का जो सिद्धांत है, क्रिया हो रही थी, बहुत सालों से हो रही थी, जो समाज को कांग्रेस ने जब से आजादी के बाद से सत्ता के लिए जिस तरीके से समाज को बांटा, उसका सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ वो हिंदुओं को हुआ। वो जातियों में बटे हुए थे और कांग्रेस ने बहुत ही समझदारी से एक वर्ग को अपने साथ कर लिया और बटी हुई जातियों में बटा हुआ हिंदू, वो किसी न किसी तरह से कहीं ना कहीं से इनके पास आ जाता था। और साथ में ये भी नारा दे दिया कांग्रेस ने ही, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। तो पहले बांटा और उसके बाद मिलने का नारा दे दिया। तो ये जो जनता के दिल में एक जो बहुत सालों से 70-80 सालों से एक जो दर्द था, उसको बीजेपी ने एक शब्द दे दिया और उसी पे ये चुनाव, शायद ये चुनाव ही नहीं, आने वाले कई चुनाव इसी धुरी के आसपास होंगे। और आप जहां मुद्दे की बात कर रहे हैं, मुद्दे सेट करना दोनों तरफ का काम है। बीजेपी ने तो मुद्दा दे दिया, आप मुद्दा नहीं दे पा रहे हो, क्यों नहीं दे पा रहे हो? उसका एक, अगर आप कांग्रेस के अंदर के सिस्टम में जो इंटरनल सिस्टम है, उसकी एक जो सबसे बड़ी खामी है कि कांग्रेस में संगठन खत्म हो चुका है।
कांग्रेस का मतलब राहुल गांधी है। जैसे किसी जमाने में इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा कहा जाता था, तो अब जो है कांग्रेसियों ने मान लिया है कि राहुल गांधी इज इंडिया, जो हमें एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन कांग्रेसियों ने इसको एक्सेप्ट कर लिया है। अगर राहुल गांधी ने संविधान खत्म हो जाएगा दे दिया, और वो उन्होंने बेच भी लिया, ऐसा नहीं है कि लोकसभा में बिक गया वो। उन्होंने बेच भी लिया उस नारे को, तो अगर वो कुछ ले आएंगे तो हो जाएगा। अदरवाइज कांग्रेस के ने जितने भी नेता हैं सबने हथियार रख दिए हैं और राहुल गांधी की तरफ देख रहे हैं कि आप कुछ बताएं तो आगे होगा। और उसके भी आगे क्या हुआ है कि कांग्रेस ने पिछले 10 सालों में सारी जगह पे अपने संगठन खत्म कर लिए हैं। आज किसी भी जिले में प्रॉपर जो संगठन होता था, जो उनके जिला अध्यक्ष होते थे, जो उनके पूरा स्ट्रक्चर होता था, वो स्ट्रक्चर राहुल जी ने मेरे ख्याल से 2014 में खत्म किया था कि वो नया सब बनेंगे, नए चुनाव होंगे, वो आज तक हुए नहीं है। तो आप एक आदमी मिलके पूरी ऐसी पार्टी चला रहा है जिसने 50 साल इस देश में शासन किया है और सक्सेसफुली शासन किया है, वो एक आदमी के दम पे चल रही है। ये दुर्भाग्य है आज का। ठीक है, अब इसका नतीजा क्या होगा वो तो जमीन पर दिखेगा। मैं आपके पास आ रहा हूं समीर सर। बीजेपी की बात हम कर रहे हैं, कांग्रेस की बात हम कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा उद्धव ठाकरे पर फोकस करना चाहता हूं, क्योंकि बीजेपी अपनी लाइन लेंथ पर चल रही है। शिंदे गुट की बात करें, शिवसेना की जो लाइन लेंथ थी उस पर है। अब पार्टी में टूट के बाद इनके लिए भी बड़ा लिटमस टेस्ट वाली स्थिति है। अभी ये उन लोगों के साथ है वैचारिक तौर पर जिनसे लंबी लड़ाई लड़ती रही शिवसेना, चाहे उद्धव ठाकरे हो, बाल ठाकरे हो, अब उनके साथ हैं। तो किस तरीके से जमीन पर वो खड़े हैं, क्योंकि जो मुद्दे हम देख रहे हैं, जिस तरह के बयान उद्धव ठाकरे के साथ आए तमाम चुनावी रैलियों के दौरान हम देख लें, अब पत्रकार वार्ताओं के दौरान देख लें, उस लिहाज से देखिए, महाराष्ट्र का जो विधानसभा चुनाव है सबसे बड़ी परीक्षा तो उद्धव ठाकरे की लेने वाला है। जिस तरीके से उद्धव ठाकरे की पार्टी टूटी, जिस तरीके से उद्धव ठाकरे ने अपने वैचारिक परिवर्तन किया अपने आप को, कि जो कट्टर हिंदुत्व की जो पार्टी मानी जाती थी, उसने जिस तरीके से शरद पवार और कांग्रेस साथ गठबंधन करके सरकार चलाई, महाराष्ट्र के अंदर देखिए 2 हिंदुत्व की पार्टियां रही है, दोनों ने अपना अपना स्पेस बना के रखा। भारतीय जनता पार्टी का अपना एक सॉफ्ट हिंदुत्व, बाला साहेब ठाकरे का कट्टर और आक्रामक हिंदुत्व, और उसके हिंदुत्व के अंदर तो उत्तर भारतीय लोग भी नहीं आते थे। उन्होंने तो मतलब उत्तर भारतीय लोगों को बाहर के भगाया। मन से तो अभी तक उत्तर भारतीय लोगों को महाराष्ट्र से बाहर करने की बात करते रहे। तो बाला साहेब ठाकरे का तो कहना था कि महाराष्ट्र मराठियों का है और जो महाराष्ट्र के लोग उन्हीं का है। न उत्तर भारतीयों का महाराष्ट्र है, न दक्षिण से आए हुए लोगों का महाराष्ट्र है। तो इस आक्रामकता के साथ जब बाला साहेब ठाकरे ने चलाया, तो भारतीय जनता पार्टी ने इस बात की शिकायत की बाला साहेब ठाकरे से। बीजेपी ने कहा कि भाई आपको सिर्फ महाराष्ट्र देखना, हमें पूरा हिंदुस्तान देखना है। अगर आप उत्तर भारतीयों के खिलाफ इतने आक्रामक हो जाओगे तो हम उत्तर भारत में हम कैसे अपने वोट बैंक को फोकस करेंगे। उसके बाद भी बाला साहेब ठाकरे महाराष्ट्र के और मुंबई के बड़े चेहरा बने रहे। शिवसेना एक बड़ी भाई की भूमिका हमेशा से रही महाराष्ट्र के अंदर। समय बदला, उसके बाद जिस तरीके से बाला साहेब गए, उद्धव ठाकरे पार्टी संभाल नहीं पाए। अब भारतीय जनता पार्टी वहाँ मजबूत है। तो उद्धव ठाकरे का जो शिवसेना का जो मूल मतदाता था, वो जो कट्टर हिंदुत्व की बात करता था, कट्टर मराठी आदमी था, जो मुंबई सिर्फ आमची मुंबई की बात करता था कि मुंबई सिर्फ हमारी है, किसी बाहरी की नहीं है, उस मतदाता को यह संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि उद्धव ठाकरे अब मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। अब उद्धव ठाकरे हिंदुत्व के नेता नहीं रहे, मराठियों के नेता रहे। देखिए, लोकसभा चुनाव के अंदर जिस तरीके से मराठी और मुस्लिम कॉम्बिनेशन ने उद्धव ठाकरे को वोट किया था, दोनों एमएम ने, मुस्लिम ने भी किया, मराठी ने भी किया। उद्धव ठाकरे को लग रहा है कि यह कॉम्बिनेशन विधानसभा चुनाव में भी कंटिन्यू है। आप कल देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने शिवाजी पार्क में जो भाषण दिया था, उसमें उन्होंने जिस तरीके से उद्धव ठाकरे को चुनौती दी कि भाई बाला साहेब ठाकरे को लेके वो हिंदू हृदय सम्राट राहुल गांधी से कहलवा के देखे। अब कल बाला साहेब ठाकरे की पुण्यतिथि है 17 तारीख को। अब कल कैसे राहुल गांधी इस पर रिएक्ट करते हैं, कौन बाला साहेब की जो पुण्यतिथि पे वहाँ पर जाते हैं, किस तरीके से आक्रामक रुख अख्तियार करते हैं, उद्धव ठाकरे क्या बयान देते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अब उद्धव ठाकरे को डर ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि लगातार मेरे पर जिस तरीके से हमले हो रहे हैं, मैं जिस तरीके से कांग्रेस के साथ जुड़ गया हूँ, मुस्लिम वोट कार्ड मेरे पर ठप्पा लग रहा है कि मैं मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रहा हूँ। तो उद्धव ठाकरे के 2 लीडर सुनील प्रभु और जिस तरह के सचिन अहिर मुस्लिम नेताओं से मिले और वोट करने की अपील कर रहे हैं। तो अब उद्धव ठाकरे को डर है कि कहीं मेरा जो कोर वोटर है, अगर वो मेरे से शिफ्ट हो गया तो मेरे पास कुछ नहीं बचेगा। क्योंकि उद्धव ठाकरे इस बात को जानते हैं कि मुसलमान वोट उनके पास इसलिए जुड़ा हुआ है कि वो कांग्रेस के साथ, राष्ट्रवादी कांग्रेस के पास के साथ में, जिस दिन वो इनसे अलग हो जाएंगे, मुस्लिम वोट कांग्रेस को, राष्ट्रवादी के पास ही जाएगा, उद्धव के पास नहीं आएगा। तो उद्धव को यह डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा जो मूल वोटर है वो मेरे से निकल जाए और फिर वो एकनाथ शिंदे और भारतीय जनता पार्टी के पास चला जाए। भारतीय जनता पार्टी लगातार जो उद्धव ठाकरे पर हमला कर रही है, देवेंद्र फडणवीस हमला कर रहे हैं,
वहां से वो जो उद्धव ठाकरे का जो हिंदू आइडियोलॉजी का वोटर है उनको ये संदेश दे रहे हैं कि उद्धव ठाकरे अब बदल गए, अभी मुसलमानों की राजनीति करते हैं। बाला साहेब ठाकरे का जो मातोश्री है वो मराठी और हिंदुत्व की नहीं है, अब वो मुसलमानों का हितैषी बन गया है। तो जितना वोट उद्धव ठाकरे से टूटेगा हिंदुत्व का, उतना वो एकनाथ शिंदे या भारतीय जनता पार्टी के पास आएगा। और उद्धव ठाकरे के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वो अपना जो मूल आधार है बंबई का, जो 36 सीटों में उनकी जो पकड़ रही है मराठी वोटर्स की, वो अपने साथ रोक पाते हैं कि नहीं इस आक्रमण के बाद, ये देखने वाली बात होगी। ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाएगा और उद्धव ठाकरे के लिए चुनौती उतनी महत्वपूर्ण नजर भी आती है। जयदीप सर, आप लगातार खबरों के खिलाड़ी में एक बात उठाते रहे, वो जो चाबी, जिस कुंजी का आप जिक्र करते रहे, लोकसभा चुनाव में विपक्ष को मिल गई, आरक्षण, संविधान, तमाम अलग अलग मुद्दे। अभी वर्तमान सिनेरियो में कांग्रेस के लिहाज से, इंडिया गठबंधन के लिहाज से अगर हम महाराष्ट्र में देखने की कोशिश करें तो क्या बीजेपी वो चाबी पा गई है और ये अभी भी चाबी ढूंढने की स्थिति में है? क्योंकि वो पिछली चाबी तो हरियाणा में चली नहीं। देखिए, चाबियों का ही खेल चुनाव है, कौन सी चाबी से कौन सा वोट बैंक खुल जाए और किसके पाले में ज़्यादा वोट आ जाएं। भारतीय जनता पार्टी को 2014 के साथ ब्रांड मोदी के रूप में एक ऐसा व्यक्ति मिल गया था जिसके बाद दूसरे मुद्दे, दूसरी चाबियां सब गौंड हो गई। वो मास्टर चाबी थी, वो ऐसी मास्टर चाबी थी जो बहुत लंबे समय से जिस वोट बैंक को, युवाओं को, जातियों में बटे वोट बैंक को भाजपा साथ लाने की कोशिश कर रही थी, वो मोदी के नाम पे आ गए थे, चिपक गए थे। उस चिपके हुए को बिखराव में बदलने की कोशिश इस लोकसभा चुनाव में हुई तो झटका लगा कि यार ये मास्टर चाबी अब हर ताले में नहीं लग पा रही है। कुछ ऐसे भी ताले हैं जो इस मास्टर चाबी से नहीं खुलते हैं, इसलिए नई चाबी लाई गई, नई चाबियां बनाई गई। पहले एक मास्टर चाबी मिल गई जिससे हर ताला खुल जा रहा था, तो उस मास्टर चाबी का भरपूर उपयोग हुआ, बल्कि उपयोग नहीं हुआ, दोहन हुआ। ऐसा लगा कि 11 लोगों की टीम में एक ही सचिन तेंदुलकर 1 नंबर से 11 नंबर पर खेलता है। राज्यों के चुनाव में भी आप देखिए तो वहां के स्थानीय मुख्यमंत्री पीछे और ब्रांड मोदी आगे, क्योंकि वो मास्टर चाबी थी, उससे हर ताला खुल जा रहा था। अब उस चाबी से जब ताला नहीं खुला लोकसभा के चुनाव में कुछ राज्यों का, तो समझ में आ गया अब इस चाबी से हर जगह काम नहीं चलेगा, नई चाबियां ढूंढनी पड़ेगी। ढूंढ ली, हरियाणा का ताला खुला है, क्या उसी चाबी से खुला या अन्य चाबियां भी एक साथ लगी थी? एक तिजोरी में कई सारे कोड भी होते हैं ना, तो वो कौन सा कोड सचमुच काम किया वो महाराष्ट्र में पता लगेगा। लेकिन चूंकि आदर्श आज हमारे इस खबरों के खिलाड़ी का शो का भी चर्चा का विषय बटेंगे तो कटेंगे है, और ये नारा हरियाणा से लेकर अभी तक महाराष्ट्र के चुनाव में, झारखंड के चुनाव में लगातार गूंज रहा है, तो इसका अगर बहुत व्यापक और सूक्ष्म परीक्षण करें तो हमको लगता है कि इस नारे में भारत राष्ट्र की विसंगति, विडंबना, त्रासदी और मनस्थिति एक साथ छुपी हुई नजर आती है। और वो इसलिए कि भारत दरअसल अपने इतिहास से संघर्ष करते हुए वर्तमान से समझौता करने की कोशिश कर रहा है, और वही इस नारे में नजर आता है। क्योंकि भारत का इतिहास है कि आक्रांता आए, आक्रमणकारी आए, सभ्यता संस्कृति पर आक्रमण हुए। भारत ने एक राष्ट्र के रूप में बाहर जाकर किसी सभ्यता संस्कृति पर कभी आक्रमण नहीं किया, ये इतिहास है। और उस पर हुआ तो हुआ। क्या आज आप उस इतिहास को उखाड़ कर बदल सकते हो? क्या नक्शे की उन लकीरों को मिटा सकते हो? क्योंकि वो केवल लकीरें नहीं हैं। क्या आप इतिहास के उस खून को किसी नारे से, किसी पानी की बाल्टी से धोकर साफ कर सकते हो? आप नहीं कर सकते। लेकिन भारत के व्यापक जनमानस में उसकी कुंठा, उसकी त्रासदी, उसकी विसंगति, उसकी टीस, उसका दर्द बहुत गहरे तक बैठा हुआ है। और उसको लगता है कि ठीक है, जो हो गया हो गया, लेकिन अब जो स्थिति है कि उसके बाद जो भारत की नई तस्वीर बनी, जिसमें एक मिला जुला समाज है, अगर वो मिलजुल कर नहीं रह पा रहा है, बार बार उसमें लकीर खींचने की, उसमें दरार पैदा करने की कोशिश की जा रही है, तो दूसरी तरफ की छटपटाहट भी आएगी। या तो सब मिलजुल के रह ले, तो न बटेंगे और न कटेंगे। भाई, बटने और कटने की बात केवल हिंदू मुस्लिम के बीच की नहीं है, ये उस हिंदुस्तान की है जिसकी तस्वीर 1947 के बाद बनकर आई है। और 1947 के बाद के हिंदुस्तान को अगर सभी वर्गों ने उसी रूप में स्वीकार नहीं किया जैसा वो हमें मिला, तो बटने और कटने की बातें आएंगी। और मुझे इस नारे में वो अंदर की छटपटाहट भारत की नजर आती है, इसीलिए उस नारे का इतना व्यापक प्रभाव चर्चा में दिखाई देता है। ठीक है, देखिए सब जी जल्दी से पूछिए। ये कटने बटने और ये आपस में जो मिलके रहना है नहीं रहना है, उससे भी ज़्यादा मुझे लग रहा है कि महाराष्ट्र इलेक्शन में जो डिसाइसिव होने वाला है वो असली और नकली का मुद्दा होने वाला है। और उस मुद्दे पे बात कहीं बहुत ज़्यादा होती दिखाई नहीं दे रही है। शिवसेना और कांग्रेस, मतलब ये बहुत ज़्यादा एक बेमेल तरह का गठबंधन था जब हुआ, और उस गठबंधन की अब परीक्षा है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा अपने आप में देखना कि लोग उस शिवसेना को, जिसने कि डाइल्यूट कर दी अपनी विचारधारा, जो कांग्रेस के साथ जाके मिल गई, जो कि उनकी एक जमाने में बाला साहब के टाइम से कट्टर दुश्मन हुआ करती थी, क्या वो शिवसेना लोग एक्सेप्ट करेंगे या उस शिवसेना को एक्सेप्ट करेंगे जो बीजेपी के साथ है, जो उनकी सबसे पुरानी और नेचुरल अलाई हुआ करती है? दूसरा एनसीपी, ये भी देखना होगा कि वो एनसीपी जो कि
ज्योतिबा फुले हो गए, अंबेडकर जी है, उस विचारधारा को लेके चलती रही है। क्या वो अब बीजेपी के साथ जाके खड़ी हो गई है तो उसको लोग एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, या जो एनसीपी शरद पवार ने बनाई और जिन मुद्दों के साथ उन्होंने पार्टी अपनी बनाई, लोग उसको असली एनसीपी मान के उसके लिए वोट करेंगे। लोकसभा इलेक्शन में थोड़ा हिंट इसका मिला था, अजीत पवार की एनसीपी को बिल्कुल घाटे का सौदा रहा था। शिंदे को, हालांकि शिंदे की शिवसेना को सीटें कुछ मिली थी, लेकिन अब ये असली नकली वाला मुद्दा बिल्कुल साफ हो जाएगा। अदालत में तो बहुत समय से लटका हुआ है मामला, लेकिन जनता इस बारे में बिल्कुल क्लियर वर्डिक्ट इस पर सुनाएगी, ये हमें देखना इंटरेस्टिंग होगा। लाइट ऐसे ही मैं कह रहा हूँ, लेकिन सच्चाई ये है। देखिए, पिछले दिनों जो कुछ भी हो रहा है, हरियाणा में अपोजिशन एक तरह से हार गया, अमेरिका में जैसे जैसे काउंटिंग हो रही थी, मान के चलिए कि वहां भी एनडीए और इंडिया अलायंस का मुकाबला था, वहां भी एनडीए जीत गई। ये सच है। डाउन द लाइन आप पूरी तरह देखिए, जो भी देख रहे होंगे, डिवीजन जिस तरह से था। और जो मैंने पिछली बार कहा था, देखिए, हिस्ट्री ऑलवेज गोज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, इट नेवर रिपीट इटसेल्फ। इतिहास या कोई भी चीज़ जो है, मैं केवल एक बात कहता हूँ कि जैसे धरती गोल है, ये पहले से थी, ऐसा नहीं कि गैलीलियो ने जब कहा तब ये गोल हो गई। तो कई बार ट्रूथ इज ऑब्जेक्टिव नॉट सब्जेक्टिव। हम आज जो भारत में है, जो चीज़ कह रहे हैं, जो नारा है, वो जमीनी सच्चाई है, आपको अच्छा लगे या बुरा लगे। इंदिरा गांधी ने जब गोल्डन टेम्पल पर जो कुछ कराया था, तो उन्होंने कहा था नेसेसरी इविल। एक ऐसी चीज है, एक गलत काम मैं जान रही हूँ, लेकिन इसे करना मजबूरी था। आप योगी को चाहे कुछ भी कह लीजिए, आज जो कि सच्चाई, जैसे मैंने कहा कि वो एक सच्चाई है। और आज आप ये सोचिए, 47 का भारत और आज का भारत बहुत चेंज हो चुका है। आज आदमी, मैंने हमेशा कहा है, जब नाभि ठीक ठाक होते यानी पेट भर जाता है, तब नाक की बात आती है। आइडेंटिटी, पूरी दुनिया में आइडेंटिटी एक ऐसा मुद्दा बनता जा रहा है कि हमारी पहचान, आने वाला समाज क्या होगा, कैसे होगा, और उसमें आप भारत को अलग थलग नहीं कर सकते। तो एक चीज ये भी समझिए कि हर घर में ये चीजें हैं कहीं ना कहीं से, उसका भी एक असर है। ठीक है, अब देखना होगा कि नारे चलते हैं या मुद्दे चलते हैं, लेकिन सवाल ये जो नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है और जिस तरह से जवाब, आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। हाँ, वो भी बड़ा महत्वपूर्ण है सर। अब जनता को फैसला करना है, और इसीलिए खबरों के खिलाड़ी में आप सबकी राय बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। और तुम्हारे तमाम खबरों के खिलाड़ियों को आपने सुना, जो परिस्थिति बनी है, जो नारे हैं, जो दावे हैं, जो वादे हैं, उनके मायने क्या हो सकते हैं, और आपको क्या लगता है, आप भी कमेंट बॉक्स में आकर अपनी टिप्पणी, अपने सवाल जरूर लिखिए, ताकि अगले कार्यक्रम में हम उनको उठा सकें। और देश और दुनिया की हर बड़ी और जरूरी खबर के लिए अमरउजाला.com पर बने रहिए। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।